कहीं आराम से 2 दिन फलक रहने नहीं देता, हमेशा एक न एक सर पर मुसीबत आ ही जाती है। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। दोस्तों, बीजेपी और चुनाव आयोग की मिली भगत क्या देश में लोकतंत्र को पूरी तरह तबाह कर देगी? बिहार में एसआईआर के सफल प्रयोग के बाद अब क्या उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल एसआईआर की नई प्रयोगशाला बन चुके हैं? यह बड़ा सवाल बिहार चुनावों के बाद खड़ा हो गया है। बिहार में चुनावों से चंद महीने पहले चुनाव आयोग ने एसआईआर शुरू किया था। तभी सवाल उठने लगे थे कि अचानक चुनाव आयोग को मतदाता सूची में गड़बड़ी क्यों दिखी? 2024 के चुनाव हुए थे, उससे पहले एसआईआर क्यों नहीं करवाई गई? उसके बाद भी साल भर का इंतजार क्यों किया गया? क्यों देश के किसी और राज्य में नहीं बल्कि बिहार में ही एसआईआर करवाई गई? लेकिन अब इन सवालों का कोई मतलब नहीं रहा। एसआईआर हुआ और कम से कम 69 लाख वोटर्स के नाम कट गए। सोचिए, अगर ऐसा ही एसआईआर लोकसभा चुनाव के पहले हुआ होता तो क्या बीजेपी को बिहार में जीत मिलती? खैर, विपक्ष ने एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन इसका भी कोई असर बीजेपी और चुनाव आयोग पर नहीं पड़ा। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के सवालों के बीच बिहार में चुनाव हुए और बीजेपी ने पहली बार 90% स्ट्राइक रेट के साथ 89 सीटें जीत ली। अब नीतीश कुमार को सीएम तो बना दिया गया है, लेकिन मोदी ने उन्हें झुकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बिहार के बाद अब मोदी की नजर पश्चिम बंगाल पर है। यहां भी बीजेपी शुरुआत से पैर जमाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पहले वामदल और फिर टीएमसी के कारण उसकी हसरत पूरी अभी तक तो नहीं हो पाई है। टीएमसी में अच्छी खासी तोड़फोड़ करने के बाद भी मोदी और अमित शाह के ख्वाब पूरे नहीं हुए, तो अब एसआईआर को हथियार बनाया जा रहा है। झारखंड और बिहार की तरह पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठिए का मुद्दा बीजेपी ने उछाला है और इसी नाम पर कई हजार वोट काटने की तैयारी है, यह आरोप ममता बनर्जी लगा रही हैं। उन्होंने तो एसआईआर को लेकर बाकायदा चेतावनी ही दे दी है, लेकिन बिहार की तरह चुनाव आयोग यहां भी आगे बढ़ रहा है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन की जीती हुई सीटों पर बीजेपी की नजरें हैं कि उन सीटों से वोट काटे जाएं। अखिलेश यादव ने बाकायदा पत्रकारों के सामने यह बड़ा आरोप लगाया है। आइए जरा सुन लीजिए अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा क्या है। उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में बड़ी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की और चुनाव आयोग से मिलकर के है, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ हम देखते हैं तो हमें उम्मीद है करते हैं कि वो निष्पक्ष होगी, वो संस्था निष्पक्ष होगी, वो हमारी किसी भी शिकायत का निराकरण करेगी। लेकिन सुनने में आ रहा है कि 2024 की हार के बाद सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग फोकस कर रहा है वेस्ट बंगाल पर और उत्तर प्रदेश पर, अन्य स्टेटों पे भी जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, उदाहरण के लिए तमिलनाडु जहां चुनाव आने वाला है। लेकिन सबसे ज्यादा फोकस, सबसे ज्यादा टारगेट और टारगेटेड जो चीजें हो रही हैं वो उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में हो रही हैं, जहां पर चुनाव आयोग से हमें उम्मीद थी। अगर आपको याद हो पत्रकार साथियों, कोई चीज ऐसी नहीं जो हम लोग कह रहे हो आउट ऑफ वे जाके कह रहे हो। जब बाई इलेक्शन हुआ तो हम लोगों ने चुनाव आयोग का रोल देखा है। बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश के जब हुए, रामपुर का पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, उस समय हम लोगों ने रोल इलेक्शन कमीशन का देखा है। तमाम शिकायतें की गई, लेकिन उन शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद जब एसआईआर की बात आई तो उस समय हम लोगों ने वो सूची दी थी जिसमें 2022 में से पहले जिनका वोट था और 2022 में वोट नहीं डाल पाए थे, ऐसे बड़े पैमाने पर मतदाता जिनका नाम इधर उधर करके डिलीट कर दिया था जानबूझ करके, और जिसके कारण समाजवादी सरकार नहीं बन पाई 2022 में। हम लोगों ने आरोप लगाया था और एफिडेविट भी दिए थे इलेक्शन कमीशन पे। उस समय आपको याद होगा कई जिलाधिकारियों ने कुछ कुछ बातें कही, लेकिन जब पलट करके हम लोगों ने उनसे वो बातें तर्क रखे तो उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। इसलिए जो तैयारी है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार, उनके अधिकारी और चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए एसआईआर के बहाने।
यही यूपी में हो रहा है, यही वेस्ट बंगाल में तैयारी चल रही है। तो अखिलेश यादव ने बीजेपी और चुनाव आयोग का गेम प्लान बता दिया है। राहुल गांधी भी इस खेल के बारे में पहले से ही आगाह कर चुके हैं और ममता बनर्जी भी बीजेपी से लगातार मोर्चा ले ही रही हैं। लेकिन नीतीश कुमार को बीजेपी का यह खेल क्यों नहीं दिख रहा है, यह भी एक बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार सियासत के कच्चे खिलाड़ी तो हैं नहीं जिन्हें कोई भी बहलाकर फुसलाकर अपना फायदा लूट ले, लेकिन बीजेपी ने नीतीश कुमार की बिहार में जो हालत कर दी है उसे देखकर तो यही लगता है कि मोदी ने अब नीतीश को लाडले मुख्यमंत्री से बेचारे मुख्यमंत्री बना दिया है। क्या नीतीश बिहार में बेचारा बनकर शासन करेंगे या बीजेपी से अलग हो जाएंगे, यह भी एक सवाल है और बड़ा सवाल है। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि बीजेपी और चुनाव आयोग के गेम प्लान में कैसे लोकतंत्र की बाजी लगाई जा रही है और समझेंगे कि क्या विपक्ष लोकसभा चुनावों की तरह बीजेपी की चाल को नाकाम कर देगा। मगर सबसे पहले देखते हैं कि बिहार में नीतीश के साथ कैसा खेला बीजेपी ने कर दिया है। बिहार में नीतीश कुमार अब इतने बेचारे दिख रहे हैं कि उन्हें सरेआम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूने पड़ रहे हैं। नीतीश कुमार और मोदी की उम्र में कोई खास अंतर भी नहीं है। नीतीश कुमार 74 बरस के हैं और मोदी 75 के। लेकिन सीएम की कुर्सी पर बने रहने के लिए नीतीश कुमार उम्र के इस 1 साल के फासले को नकारते हुए अपने कद को बौना कर रहे हैं। आप पहले ये वीडियो देखिए जिसमें नीतीश कुमार एयरपोर्ट पर ही मोदी के पैर छूने की कोशिश करते दिख रहे हैं। आरजेडी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अब दिखाई तो यही दे रहा है कि मोदी नीतीश कुमार को आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन जो दिखाई देता है वो हमेशा सच नहीं होता। और बिहार के मामले में तो ये बात काफी हद तक खरी उतर रही है। बीजेपी और जेडीयू ने सत्ता की खातिर हाथ तो मिलाए, लेकिन दोनों के मन कितने मिले हुए हैं इसका दावा कोई नहीं कर सकता। बिहार चुनाव के दौरान लगातार बीजेपी ये ऐलान करने से बचती रही कि सीएम की कुर्सी नीतीश कुमार के पास ही रहेगी। बार बार यह कहा गया कि विधायक दल सब तय करेगा। आखिर में जाकर नीतीश कुमार के सीएम बनने की बात सामने आई, मगर 14 तारीख को चुनावों के नतीजे आते ही नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण की तारीख नहीं बताई गई। तब भी ये उलझन बनी रही कि आखिर कब जाकर नीतीश का नाम लिया जाएगा। ले देकर 20 तारीख को शपथ ग्रहण हुआ, जिसमें बीजेपी ने एनडीए का शक्ति प्रदर्शन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मगर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने अपनी शक्ति विपक्ष से ज्यादा नीतीश को दिखाई है। सरकार बनते ही बीजेपी ने इस ताकत का एहसास नीतीश कुमार को करवा दिया। जब विभागों का बंटवारा हुआ तो नीतीश कुमार से गृह मंत्रालय बीजेपी ने हड़प लिया। 20 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि नीतीश कुमार के पास गृह मंत्रालय नहीं है, बल्कि उनके हाथों में झुंझुना थमा दिया गया है। 20 नवंबर को नीतीश ने 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेने का रिकॉर्ड तो बना लिया, लेकिन असल में बीजेपी ने नीतीश के हाथों से असली ताकत छीन ली है। मौजूदा राजनीति में रसूख उसी का कायम रहता है जिसके हाथों में पुलिस रहती है, और बिहार में नीतीश की इसी ताकत को बीजेपी ने इस बार छीन लिया है। लेकिन ये तो केवल शुरुआत है दोस्तों। नीतीश कुमार की ताकत किस तरह कम हो चुकी है ये तो बीजेपी ने दिखा दिया। अब यहां तक कहा जा रहा है कि जल्द ही बिहार में जेडीयू में टूट भी होगी। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी का यह ट्वीट देखिए। इस ट्वीट में अभिषेक मनु सिंघवी लिख रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार का नया मंत्रिमंडल भाजपा का ही मंत्रिमंडल है। हर महत्वपूर्ण और प्रासंगिक विभाग भाजपा के पास है। नीतीश बाबू की तरफ से समझौता साफ है। जब तक आप मुझे मुख्यमंत्री बनाए रखेंगे, आप जितने चाहें उतने महत्वपूर्ण विभाग ले सकते हैं। नीतीश के पिछले मुख्यमंत्री कार्यकाल के बाद जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू का एक पार्टी के रूप में अस्तित्व ही नहीं रह गया है। बिहार में गठबंधन धर्म सिर्फ नाम का है, पूरा दबदबा भाजपा का है। अभिषेक मनु सिंघवी ने जनता दल यूनाइटेड के अस्तित्व की बात छेड़कर इशारा दे दिया है कि नीतीश ने कुर्सी तो बचा ली है, लेकिन पार्टी बचाने में वो शायद नाकाम रहे। बीजेपी का इतिहास भी ऐसा ही है। अभी महाराष्ट्र में भी यही खेल एकनाथ शिंदे के साथ खेला गया है। इस रिपोर्ट को देखिए।
महाराष्ट्र में निकाय चुनावों से पहले महायुति में सियासी घमासान छिड़ गया है। अब तक नगरीय निकायों पर शिवसेना का दबदबा रहा है, लेकिन ये तब की बात है जब शिवसेना को बीजेपी ने तोड़ा नहीं था। अब शिवसेना को तोड़कर एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ आ गए। पहले तो बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी देकर बहलाया, लेकिन चुनावों में बड़ी जीत के बाद बड़ी चतुराई से सीएम की कुर्सी देवेंद्र फडणवीस को फिर से सौंप दी और एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री बना दिया। शिंदे इस अपमान के घूंट को सत्ता की खातिर पी गए, लेकिन अब उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश बीजेपी ने की तो शिंदे को समझ आया कि उनके साथ बीजेपी ने कैसा खेल कर दिया है। बहरहाल अभी तो इसकी शिकायत लेकर शिंदे अमित शाह के पास आए, जहां उन्हें आश्वासन मिला है कि उनके विधायकों को बीजेपी में शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन इस घटना ने साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र में शिंदे की शिवसेना भी अब सुरक्षित नहीं है। इस घटना पर उद्धव ठाकरे ने तंज कसते हुए कहा है कि सत्ता पक्ष के विधायकों के बीच ही अनबन की खबरें आ रही हैं। उन्होंने एकनाथ शिंदे का नाम लिए बिना कहा कि आज ही आपने पेपर में पढ़ा होगा कि कोई तो दिल्ली गया कि पापा मुझे इसने मारा। ये लाचारी क्यों है? अगर सही समय पर सही उम्र पर अच्छी शिक्षा मिली होती तो ये सब नहीं देखना पड़ता। तो उद्धव ठाकरे ने बता दिया है कि अमित शाह एकनाथ शिंदे को किस तरह उनकी हैसियत का एहसास करा रहे हैं। महाराष्ट्र महायुति में कभी शिंदे तो कभी पवार के साथ बीजेपी के जो झगड़े दिख रहे हैं, उससे सबक लेकर क्या नीतीश कुमार सावधान होंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है। अभी तो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास गृह विभाग आ गया है, जबकि वित्त और वाणिज्य जेडीयू के पास ही है। मगर जिस सुशासन का दावा नीतीश खुद के सीएम और गृह मंत्री रहते हुए करते थे, क्या अब भी हालात वैसे ही बने रहेंगे, यह देखना होगा। अगर नीतीश को एनडीए में बेचैनी हुई तो क्या वो फिर से महागठबंधन का दरवाजा खटखटाएंगे, यह भी बड़ा सवाल है दोस्तों। हालांकि महागठबंधन इस वक्त एसआईआर पर जिस तरह फिर से उठ खड़ा हुआ है, उससे बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों के लिए मनमानी करना आसान बिल्कुल नहीं है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर को खतरनाक बताते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी लिखी है। गुरुवार को लिखे इस पत्र में ममता दीदी ने कहा है कि एसआईआर बेहद चिंताजनक स्थिति में पहुंच गया है और उन्होंने आरोप लगाया कि यह अभियान अनियोजित खतरनाक तरीके से चलाया जा रहा है, जिसने पहले दिन से ही व्यवस्था को पंगु बना दिया है। जिस तरह से यह प्रक्रिया अधिकारियों और नागरिकों पर थोपी जा रही है, वो न केवल अनियोजित और अव्यवस्थित है बल्कि खतरनाक भी है। बुनियादी तैयारी, पर्याप्त योजना या स्पष्ट संचार के अभाव में इस प्रक्रिया को अव्यवस्था में धकेल दिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि अधिकांश बीएलओ प्रशिक्षण की कमी, सर्वर विफलताओं और बार बार डेटा बेमेल होने के कारण ऑनलाइन फॉर्म भरने में संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि इस स्पीड से ये लगभग तय है कि 4 दिसंबर तक विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता डेटा को अपेक्षित सटीकता के साथ अपलोड नहीं किया जा सकेगा। आपको बता दूं कि ममता बनर्जी ने एसआईआर के खिलाफ परसों यानी 25 नवंबर को एक रैली निकालने का भी फैसला लिया है। इससे पहले भी वो चेतावनी दे चुकी हैं कि योग्य मतदाताओं के नाम वो किसी हाल में नहीं काटने देंगी। इधर कांग्रेस ने भी अगले महीने की 14 तारीख को रामलीला मैदान में बड़ी रैली करने का फैसला किया है, जिसमें एसआईआर के तरीके के खिलाफ आवाज बुलंद की जाएगी। तो एक तरफ विपक्ष के दल यानी विपक्षी दल फिर से वोट चोरी को रोकने और एसआईआर की चालाकी के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी खुद को बचाने के लिए अब रिटायर्ड लोगों को आगे कर रही है। हालांकि इसमें उसने ज्ञानेश कुमार को ही फंसा दिया है और फंसा दिया है कह सकते हैं। हाल ही में 272 रिटायर्ड लोगों ने दरअसल खुली चिट्ठी लिखकर राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की थी कि वे चुनाव आयोग पर हमला बोलकर गलत कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने इन लोगों का इतिहास और वर्तमान जनता के सामने रख दिया कि जिन लोगों ने राहुल गांधी के खिलाफ चिट्ठी लिखी हुए भले ही देश में विभिन्न पदों पर काबिज रहे हैं, लेकिन असल में वे बीजेपी या आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं। इनमें किसी के चरित्र का पर्दाफाश कांग्रेस ने किया तो किसी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप को ही सामने ले आई। पवन खेड़ा ने इस मसले पर क्या कुछ कहा है, आइए जरा इसे सुनिए। तो रिटायर्ड लोगों के हस्ताक्षर देखे हमने। बात यह है कि एक सर्विंग चुनाव आयुक्त, चुनाव आयोग की फंक्शनिंग पे अगर कोई सवाल उठाए जा रहे हैं, समूचा विपक्ष उठा रहा है, एक सर्विंग चुनाव आयुक्त को पहले बचाने बीजेपी आती है और एक सर्विंग चुनाव आयुक्त को फिर बचाने रिटायर्ड लोग आ जाते हैं। ऐसी क्या बात है? क्या लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए सवाल महत्वपूर्ण नहीं होते? क्या ये लोग सब लोकतंत्र को मृत देखना चाहते हैं अपने जीवन काल में? ये अच्छा नहीं लग रहा देखकर। सवाल पूछना मतलब हमला बोलना नहीं होता। ये मानसिकता माननीय प्रधानमंत्री ने इस देश में डाल दी है।
जो प्रधानमंत्री से सवाल पूछे वो प्रधानमंत्री का दुश्मन माना जाता है, वो देश का दुश्मन माना जाता है। जो चुनाव आयुक्त से सवाल पूछे, फंक्शनिंग पे सवाल पूछे, जायज सवाल पूछे, उसकी क्या उम्मीद होती है देश को कि भाई वहां जवाब आएंगे। जवाब नहीं आते, भारतीय जनता पार्टी उनकी रक्षा में खड़ी हो जाती है। उससे काम नहीं चलता तो अब रिटायर्ड लोगों की फौज, जो अब माफ कीजिएगा, अब उनको रिटायरमेंट में पार्क वार्क में जीवन बिताना चाहिए, किसी आश्रम में जाना चाहिए, कोई अच्छी बातें करनी चाहिए। और अगर नहीं कर सकते अच्छी बातें तो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। और लोकतंत्र सवालों से मजबूत होता है। लोकतंत्र आंख बंद करके, कान बंद करके, मुंह बंद करके नहीं मजबूत होता। तो आपने सुन लिया पवन खेड़ा को। इधर इस चिट्ठी के बाद अब 175 अन्य प्रमुख हस्तियों ने बिहार चुनाव, चुनाव आयोग और एसआईआर को लेकर खुला खत लिखा है, जिसमें कहा गया है कि हम देश के नागरिक पूरी तरह पारदर्शी, जवाबदेह, मुक्त और निष्पक्ष चुनावों की मांग करते हैं। हम बिहार चुनाव परिणाम को धोखाधड़ी मानते हैं और विपक्ष से भी यही मांग करते हैं कि वो इन परिणामों को स्वीकार न करे। तो बीजेपी या चुनाव आयोग अगर ये सोच रहे हैं कि वे इस तरह चिट्ठी लिखवाकर या विपक्ष पर आरोप लगवाकर अपनी मनमानी कर लेंगे तो शायद वे खुशफहमी में हैं, क्योंकि जिस तरह लोकसभा चुनावों से पहले विपक्ष ने संविधान बचाने के लिए बड़ी मुहिम छेड़ी थी, उसी तरह अब एक बार फिर विपक्ष ने कमर कस ली है। खैर, शायर ज़हीर दहलवी ने ठीक ही फरमाया है कि समझेंगे ना अग्यार को अग्यार कहां तक, समझेंगे ना अग्यार को अग्यार कहां तक, कब तक वो मोहब्बत को मोहब्बत न कहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।